श्रोताओं, आज फिर से एक बार स्वागत है आपका हमारे एक विशिष्ट कार्यक्रम में, जिसमें हम आपको हमेशा किसी विशिष्ट व्यक्ति से मिलवाते हैं। आज हम आपको लिए चलते हैं रेल निलयम, जहां पे हम आपको मिलवाना चाहते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर महाप्रबंधक अरुण कुमार जैन जी से। अरुण कुमार जैन जी, आपका हमारे आकाशवाणी परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। सीमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए और श्रोताओं से मिलवाने के लिए। जब सवालों का सिलसिला हम शुरू कर ही रहे हैं, तो क्यों ना आपके व्यक्तिगत जीवन से ही कुछ सवाल किए जाए। तो जैसा कि हम जानते हैं, आपका चयन जो है वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के द्वारा 1986 में आप चयनित किए गए। तो जो ये इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज यानी IES का जो मतलब पड़ाव था और जो प्रोसेस रहा है, वो आपके लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा, और आपने इस पड़ाव को मतलब हासिल करने के लिए और अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए क्या क्या प्रयास किए, ये हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताएं। जो संघर्ष मैंने किया वो सिर्फ मेरा ही नहीं, उस जमाने में जो भी लोग थे, हमारे साथी थे, सभी का संघर्ष लगभग एक सा ही था। चाहे वो UPSC के इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम हो या इंजीनियरिंग में सिलेक्शन के लिए एग्ज़ाम हो, उसकी जो तैयारी करने के लिए ना तो उस समय कोई कोचिंग हुआ करती थी और ना इंटरनेट था ना गूगल था। सारी पढ़ाई करने के लिए आपके पास सिर्फ एक ही माध्यम था, वो थी बुक्स। आपको बुक से पढ़ना है या आपको टीचर से कुछ कंसल्ट करना है से कर सकते हैं, या हम आपस में एक दूसरे के साथ में कंसल्ट करते थे। तो संघर्ष तो नहीं कहूँगा ऐसे में, पर हाँ, हमारे पास में लिमिटेड साधन थे जिसके थ्रू हम तैयारी करते थे। मैं एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगा अपने श्रोताओं को कि कोई भी परीक्षा की तैयारी, चाहे वो इंजीनियरिंग का सिलेक्शन हो, चाहे UPSC की इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, उसकी तैयारी एक दिन में नहीं होती है या एक महीने में नहीं होती है। उसके लिए आपको लगातार तैयारी करनी होती है। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि मेरे इंजीनियरिंग के समय में 4 साल के पीरियड में रोज़ाना जो है उसकी तैयारी करनी पड़ती है। आपको जो भी सब्जेक्ट आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है उसको आप वहीं पर समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप टीचर से पूछिए या लाइब्रेरी में जाकर के आप बुक्स में देखिए या अपने जो आपके साथी हैं उनसे करिए, उसको उसी दिन ख़त्म कर दीजिए। उसको अगर आप कैरी करते रहेंगे तो फिर आपके पास आपके लिए एग्ज़ाम के टाइम में बहुत बड़ा बोझ हो जाएगा, जिसको कि आप नहीं कर पाएंगे। तो सफलता की कुंजी यही है कि जो जिस दिन पढ़ाया जा रहा है आप उसको उसी तरह से समझिए। और वैसे भी इंजीनियरिंग सब्जेक्ट जो है कोई याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये है सब्जेक्ट है एक समझने का, लॉजिकल होता है। तो एक बार आपके समझ में आ जाएगा तो वो हमेशा के लिए रहता है। तो आप समय पर तैयारी करते रहें, बजाय इसके कि एग्ज़ाम के समय पर आप पूरा बोझ लेकर के एक साथ तैयारी करें। तो मेरे हिसाब से सफलता की कुंजी तो यही है, यानी निरंतर प्रयास और अभ्यास। बिल्कुल बिल्कुल जी। जैसा कि मतलब एज एन इंजीनियर आपका जो मतलब एक्सपीरियंस रहा है और जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो कंट्रीब्यूशन है मतलब रेलवे के जोन में, वो क्या है और इसका आपका अनुभव कैसा रहा है? देखिए कि जैसा कि आप जानते हैं कि रेलवे एक इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आपने देखा होगा, चाहे आपका ट्रैक हो, चाहे ब्रिजेज़ हों, कितने बड़े बड़े ब्रिजेज़, टनल्स बनाते हैं, कोचेज़, तरह तरह के कोचेज़ हैं, इलेक्ट्रिक और कई तरह के लोकोमोटिव्स हैं, सिग्नलिंग सिस्टम हैं। इनको मेंटेनेंस करने का तरीका, इनको मैनेज करने का तरीका, ऑपरेशंस का तरीका, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी और साइंस का इस्तेमाल होता है। तो एज एन इंजीनियर आपके पास में बहुत कुछ होता है करने के लिए। अब जैसे मैं बताऊं आपको कि जो पहले कोचेज़ होते थे, आपने शायद देखी भी ना हो कुछ लोगों ने, कि जैसे लकड़ी के होते थे, वुडन के कोचेज़ होते थे, फिर स्टील के कोचेज़ आए। अभी LHB टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें कि आपको सफ़र करने में काफ़ी आरामदेह रहता है और सुरक्षित भी है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे कि सिग्नलिंग में पहले मैकेनिकल सिग्नलिंग होती थी, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग आई, अभी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नलिंग आ गई है, ऑटोमेटिक सिग्नलिंग है। कवच एक सिस्टम है जिसका नाम आप लोगों ने माननीय रेल मंत्री के से कई बार सुना होगा कि ये भारत में ही विकसित ये प्रणाली है जो कि 2 ट्रेनों में टक्कर को रोकने के लिए काम आती है। इसका विकास भारत में ही हुआ है और श्रोताओं को जान करके खुशी होगी और मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि इस प्रणाली को सबसे पहले दक्षिण मध्य रेलवे में ही लगाया गया और अभी इस समय तक भी सिर्फ दक्षिण मध्य रेलवे में है। इसके अलावा किसी और रेलवे जोन में ये प्रणाली नहीं है, हालांकि काम चल रहा है। तो इस बात का मुझे गर्व होता है कि हमारे दक्षिण मध्य रेलवे पर एक ऐसी प्रणाली है जो कि
बाहर की प्रणालियों से बेहतर है और भारत में ही विकास हुआ है इसका। मैंने आरडीएसओ में काम किया। आरडीएसओ एक रेलवे की रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें मैंने काम किया है। तो वहाँ पर रह कर के एज इंजीनियर काफ़ी कंट्रीब्यूशन करने को मिला। मैं क्योंकि सिग्नलिंग विभाग से आता हूँ तो मैंने सिग्नलिंग के ही इक्विपमेंट्स डेवलप करने में काम किया। तो उसमें कवच भी एक आइटम था। इसके अतिरिक्त एक्सेल काउंटर्स हैं और कई डिजिटल चीज़ों का वहाँ पर विकास किया। तो एक इंजीनियर के लिए रेलवे एक इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है कि उसमें उसकी सारी विधाएं जो इंजीनियरिंग की होती हैं उनका पूरा इस्तेमाल होता है। जी जी जी, यानी कवच जैसा कि नाम है वैसा ही इसका काम है, यानी सुरक्षा प्रदान करना। तो जैसा कि आपने बताया कि मतलब कवच जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में ही है। तो इसकी क्या कोई मतलब कोई विशिष्ट वजह है जिसकी वजह से ये किसी और जोन में लगा कि इसका प्रयोग नहीं किया गया? नहीं, कोई भी नया प्रणाली या इक्विपमेंट आप बनाते हैं तो उसको पहले आपको फील्ड में, पहले क्योंकि आप लैब में बनाया है, लैब में आप उसको देखते हैं, फिर आप उसको फील्ड में लगा करके देखते हैं कि ये जैसा जिस पर्पज़ से बनाया गया है उस पर्पज़ से वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो किसी एक जोन को सेलेक्ट करना था और ये हमारे सौभाग्य की बात है कि साउथ सेंट्रल रेलवे को इसके लिए सेलेक्ट किया गया और यहाँ पहले करीब 250 किलोमीटर सेक्शन में लगाया गया और उसके बाद में 1200 किलोमीटर में और लगाया गया, जिससे कि इसमें जो भी कमियां हैं सिस्टम की वो सामने आ सकें और उनमें हम सुधार कर सकें। अब ये पूरी तरह से परिपक्व हो गया है जैसा कह सकते हैं और अब ये दूसरी रेलवेज में भी, दूसरे जोन्स में भी अब लगाया जा रहा है, यानी रेडी टू यूज। जी हाँ जी। अच्छा, रेलवे जो है वो हमारे समाज में एक बहुत बड़ा रोल प्रदान करता है। ऐसा कहा जाता है जब रेल रुक जाती है तो शायद सारा भारत ही रुक जाता है। तो मतलब इसके बारे में आपका जो अनुभव है वो क्या रहा है? जैसा आपने स्वयं ही कहा कि रेलवे जो है देश की जीवन रेखा है। जब तक रेलवे चल रही है तब तक देश चल रहा है और इसका प्रगति में, देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान भी है। ये इसको आप ये मत मान के चलिए कि ये एक यातायात का माध्यम है। किफ़ायती यातायात तो है ही, सिर्फ एक माध्यम ही नहीं है बल्कि ये पर्यावरण को भी संरक्षित रखता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि देश में लगभग 80 से 85% हमारी लाइंस जो है इलेक्ट्रीफाइड हो गई हैं। तो वहाँ पर्यावरण की कोई समस्या नहीं है। पहले डीजल इंजन होते थे, स्टीम इंजन होते थे जिसमें कि काफ़ी प्रदूषण होता था, लेकिन अब वो समस्या नहीं है। दूसरा, रेलवे का नेटवर्क जो है देश के कोने कोने तक है, छोटे दूर दराज के भी जो जगह हैं वहाँ तक है। तो ये देश को पूरी तरह से जोड़ने का काम करती है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये देश की जो है जीवन रेखा है जी। और आपने ये भी देखा होगा कि ये रेलवे जहाँ जहाँ से जाती है वहाँ वहाँ विकास होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि रेलवे का देश के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि कोविड के पहले लॉकडाउन के समय जब सारी ट्रेन सर्विसेज बंद हो गई थी, पैसेंजर ट्रेन सर्विसेज बंद हो गई थी, उस समय भी हमने मालगाड़ियों का संचालन जारी रखा था, जिससे कि खाने पीने की सामान और आपकी दवाइयाँ जिसकी कि उस समय बहुत ज़रूरत थी, यानी ये सारी जो मतलब नेसेसिटीज सप्लाईज थी वो रुके नहीं। उसके लिए हमने मालगाड़ियों का संचालन रखा। हमारे स्टाफ ने ऐसी परिस्थितियों में आकर के काम किया और कोविड के सेकंड वेव के दौरान जब ऑक्सीजन की बहुत कमी हो गई थी देश में, उस समय हमने ऑक्सीजन एक्सप्रेस चला करके देश की सेवा की और ऑक्सीजन को जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पहुँचाया। तो इस तरह से सिर्फ इसको यातायात का माध्यम ही नहीं कहूँगा मैं, हर चीज़ में रेलवे काम आती है। आदमी के रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें हैं उसमें रेलवे का योगदान है। तो इसलिए इसको जो है हम देश की जीवन रेखा बोलते हैं। काफ़ी सही कहा आपने अरुण जी। ये बिल्कुल ही सही है। मतलब डेली एक्टिविटीज़ जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से लेकर इमरजेंसी की सिचुएशन तक रेलवे ने अपना सफलतापूर्वक योगदान दिया है। और जैसा कि हमने देखा है, जब भी ऐसा कोई मौका आया है, रेलवे कभी इससे पिछड़ा नहीं है। तो हम अपनी बातचीत के सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो इस बार का रेलवे बजट है, उस बजट में भी हमारे रेल मंत्री के द्वारा साउथ सेंट्रल रेलवे के लिए बजट की जो संख्या है वो बढ़ाई गई है। तो इस सिलसिले में और मतलब आपकी अपने महाप्रबंधक की स्थिति को जानते हुए और देखते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि क्या ऐसी फैसिलिटीज़ और सुविधाएं जो हैं वो अभी दिए जा रहे हैं हमारे यात्रियों को और आगे चल के दिए जाने वाले हैं, जो भविष्य की आपकी योजनाएं हैं?
यात्रियों को सुविधाओं की अगर बात करें तो साउथ सेंट्रल रेलवे सबसे आगे बढ़कर काम करती है और बहुत सुविधाएं दी गई हैं। मैं उसमें से कुछ महत्वपूर्ण सुविधाएं मैं उनको उल्लेख करना चाहूँगा कि जैसे आपने देखा होगा कि बड़े और मीडियम साइज़ की जो स्टेशन है हमारे, उन सब में लिफ्ट की, एस्केलेटर की व्यवस्था की गई है, जो कि पहले नहीं हुआ करती थी, जिससे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बीमार हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, वो इस सुविधा का लाभ उठा सकें और एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा सकें। फिर आपने देखा होगा काफ़ी ट्रेन हमारी LHB में कन्वर्ट हो गई होंगी। LHB शब्द का आपने नाम सुना होगा। तो उससे उसमें सुविधाएं ज़्यादा हैं कोच में, और साथ ही साथ उसमें जो राइडिंग क्वालिटी है उसकी वो बहुत अच्छी है, यानी कि आपको बड़ा आरामदेह रहता है जी। और वो सुरक्षित भी हैं वो कोचेज़। फिर आपने देखा होगा कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। आप स्टेशंस पे पेमेंट जो है मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं, आपको कैश लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। फिर टिकटिंग में भी जो इसके लिए आपको अनरिजर्व टिकट खरीदने के लिए लाइन लगानी पड़ती थी बुकिंग विंडो पे, उसके लिए भी हमने सॉल्यूशन निकाला है। हमारी ATVM मशीन्स हैं, जिससे कि आप टच स्क्रीन है, आप खुद स्वयं ही जो है उससे टिकट खरीद सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमने UTS मोबाइल ऐप एक निकाला है जी, जिससे कि आप अपने मोबाइल से ही टिकट खरीद सकते हैं। आपको कहीं स्टेशन तक भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप जब घर से स्टेशन के लिए जा रहे हैं, रास्ते से आप टिकट खरीद सकते हैं। आपको टिकट खिड़की पे भीड़ की कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा हम वाईफाई, आपने सुना होगा हर स्टेशन पर हमारे वाईफाई की सुविधा है कि अगर पैसेंजर वहाँ कुछ वेट कर रहे हैं, ट्रेन लेट है, तो वो अपना काम भी कर सकते हैं। कुछ नई ट्रेन जैसे चलाई हैं आपने, वंदे भारत देखा, वंदे भारत ट्रेन चली है। तो इस तरह की बहुत सारी सुविधाएं हम दे रहे हैं। और ये तो हुआ ट्रेन्स के और सुविधाओं के बारे में। इसके अलावा हम स्टेशंस का कायाकल्प भी कर रहे हैं। तो अभी हमारे 3 बड़े स्टेशंस जिनका कि हम कायाकल्प कर रहे हैं, जिनका कि काम शुरू हो चुका है, जैसे सिकंदराबाद है, नेल्लोर है, तिरुपति है, इनमें हम करीब 1400 करोड़ रुपए का निवेश कर रहे हैं। और ये स्टेशंस में इतनी सुविधाएं होंगी जैसे कि एयरपोर्ट पर होती हैं। आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी विश्व के किसी डेवलप्ड कंट्री में आ गए हैं जी। इसमें बड़े बड़े एस्केलेटर्स, लिफ्ट्स होंगी, एयर लॉन्जेस होंगे जिसमें कि स्टॉल्स होंगी, रेस्टिंग फैसिलिटीज़ होंगी, पार्किंग होगी, बेसमेंट में पार्किंग होगी, ग्राउंड पे पार्किंग होगी। तो और इन स्टेशंस का कायाकल्प हम कर रहे हैं ये मानते हुए कि आज से 40-50 साल बाद क्या लोड होगा उस स्टेशन पर पैसेंजर्स का, उसको ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं। इन 3 के अलावा सेकंड फेज़ में हमने 7 स्टेशन और लिए हैं जिनका कि प्रोसेस अभी शुरू हुआ है। और उसके बाद में एक अमृत भारत स्कीम है जिसमें कि स्टेशंस का डेवलपमेंट किया जाएगा। उसमें हमने 105 स्टेशन हमारी रेलवे के सेलेक्ट किए हैं। तो इस तरह से स्टेशनों के डेवलपमेंट का भी काफ़ी काम चल रहा है। ये तो हुआ पैसेंजर साइड में जी। हमारे कस्टमर वो भी हैं जो हमारे माल का लदान करते हैं, तो उसके लिए जो हमारे गुड शेड्स हैं या फ्रेट टर्मिनल्स हैं उनका भी विकास हम कर रहे हैं। तो हम अपने दोनों ही सेगमेंट्स, पैसेंजर्स और गुड्स वाले जो हैं, दोनों ही सेगमेंट्स के जो कस्टमर्स हैं उनको जो भी सुविधाएं हम दे सकते हैं उनको देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अच्छा अरुण जी, आपने अभी बताया अपनी सुविधाओं के बारे में, तो उसमें आपने ये भी उल्लेख किया कि वाईफाई की सुविधाएं जो हैं वो स्टेशन पे दिए जा रहे हैं। तो एक आम जनता जो है वो अगर वेटिंग रूम में बैठी है तो वो उस वाईफाई की सुविधा का मतलब जो है वो फ़ायदा कैसे उठा सकती है? उनको उस वाईफाई से कनेक्ट करना है, उसमें उनको मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर देंगे तो उस पर OTP आएगा, उस OTP को आप फीड करेंगे तो वो आप कनेक्ट हो जाएंगे उससे। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी होता है जिससे, क्योंकि ये टेलीकॉम डिपार्टमेंट की मैंडेटरी कंडीशन है कि जो वाईफाई यूज़ कर रहा है उसके क्रेडेंशियल्स हमको मालूम होने चाहिए, उनके पास होने कोई एनोनिमस यूज़ नहीं कर सके जिससे। तो उनको मोबाइल नंबर फीड करना होता है, उसमें OTP आता है, OTP आप सबमिट कर देंगे तो वो आप कनेक्ट हो जाते हैं वाईफाई से। अच्छा, आपने अभी उल्लेख किया कि अमृत भारत योजना, इस अमृत भारत योजना के तहत रेलवे जो है वो उनका मतलब किस तरीके से डेवलपमेंट करना चाहती हैं? ये आधारभूत होगा या फिर मतलब डेवलपमेंटल होगा या फिर डिजिटलाइज्ड होगा? अमृत भारत स्कीम जो है वो स्टेशंस के डेवलपमेंट के लिए, तो जैसे सर्कुलेटिंग एरिया हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हैं, प्लेटफॉर्म की सरफेस है, फुटओवर ब्रिज जहाँ नहीं है वहाँ फुटओवर ब्रिज लगाना है, कोच इंडिकेशन बोर्ड्स या ट्रेन इंडिकेशन बोर्ड्स हैं,
तो पैसेंजर्स को जो सुविधाएं, साइनेजेस लगाना, जी। उनके वेटिंग हॉल्स वगैरह अगर अच्छे नहीं, उनमें अच्छा फर्नीचर प्रोवाइड करना, तो जो बेसिक सुविधाएं जो जी। चाहिए होती हैं पैसेंजर्स को, वो इस स्कीम के तहत दी जाएंगी। यानी जो आधारभूत स्ट्रक्चरल जो फैसिलिटीज़ है वो सारी मतलब यात्रियों को मुहैया कराई जाएगी। अच्छा, जैसा कि आकाशवाणी हैदराबाद जो है वो नेशनल साइंस डे को एक बड़े स्केल पे जो है सेलिब्रेट कर रहा है, तो इसी सिलसिले में हम चाहेंगे चलते चलते, जबकि मतलब घड़ी की सुइयां जो है हमें बता रही हैं कि हम वाइंड अप करें अपने कार्यक्रम को, तो चलते चलते हम चाहेंगे कि आप एक छोटा सा मैसेज जो है हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं को नेशनल साइंस डे के ऊपर दें। मैं पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस मौके पर आपसे और श्रोताओं से जुड़ने का मौका दिया। थैंक यू सो मच। हम सभी जानते हैं कि हमारे रोज के जीवन में साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। आज से अगर 40-50 साल पहले जाएं तो उस समय जो सुविधाएं उपलब्ध थीं और आज में बहुत बड़ा अंतर आ गया है। पहले लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वो भी घुमाने वाले, और आज मोबाइल हैं कि आप कहीं से भी कहीं कॉल कर सकते हैं। ये तो एक उदाहरण दिया है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आज हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनका एक दूसरा यूज़ भी है। जी। जैसे मोबाइल पे लोग गेम खेलते हैं या कुछ और भी चीज़ें करते हैं जो कि गलत है। तो हर साइंस ने जो आविष्कार किए हैं वो तो इस पर्पज़ से किए थे कि हम आदमी के जीवनचर्या को जितना हम सुगम बना सकें उसके लिए किए थे, लेकिन कुछ लोग इसका गलत या दूसरा इस्तेमाल भी करते हैं। तो इस मौके पर मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि हम जो भी साइंस ने हमें आविष्कार करके दिए हैं, जो भी प्रोडक्ट्स दिए हैं, उनका हम सही इस्तेमाल करें, सही प्रयोग करें। इससे हमारे जो है देश की प्रगति में सहायता मिलेगी। तो आज चलिए इस मौके पर हम शपथ लें कि जो भी साइंस ने आविष्कार किए हैं उनका हम ठीक और सही इस्तेमाल करेंगे और देश की प्रगति में हम अपना योगदान देंगे। बहुत अच्छी बात हमारे श्रोताओं को बताई अरुण जी, और इसी के साथ हम अपने कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। आपका हमारे आकाशवाणी के श्रोताओं से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, सभी श्रोताओं को धन्यवाद।